नमस्कार, जय हिंद, आदाब, भारत माता की जय। मैं सत्यम ठाकुर फिर से स्वागत करता हूँ आप लोगों को दरोगा अड्डा पे। और ये चौथा चैप्टर का सेकंड पार्ट होगा। जो पहला पार्ट अपलोड कर दिया गया है। चलिए 89 नंबर तक हम उसमें क्वेश्चन कराए थे, अब 90 नंबर से कराएंगे। ठीक है। कहता है दोस्तों कि आपका इसमें कि संवहन उत्तक टेरिडोफाइटा समूह में पाया जाता है। संवहन उत्तक टेरिडोफाइटा समूह में पाया जाता है, मर्सिलिया टेरिडोफाइटा में नहीं आता है। संवहन उत्तक टेरिडोफाइटा समूह में पाया जाता है, मर्सिलिया टेरिडोफाइटा में नहीं आता है। चलिए 90 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कहता है कि मर्सिलिया फर्न तथा असुपुच्छीय निम्नलिखित में किस पादप समूह के उदाहरण है? टेरिडोफाइटा। मर्सिलिया फर्न तथा असुपुच्छीय किस पादप समूह के उदाहरण है? टेरिडोफाइटा। मर्सिलिया फर्न तथा असुपुच्छीय किस पादप समूह का उदाहरण है? टेरिडोफाइटा। बीजों की प्रकृति किसमें उत्पन्न होती है? टेरिडोफाइटा में। बीजों की प्रकृति किसमें उत्पन्न होती है? टेरिडोफाइटा में। बीजों की प्रकृति किसमें उत्पन्न होती है? टेरिडोफाइटा में। ठीक है दोस्तों, एकदम याद करते चलिए, नहीं तो याद करने वाला बहुत है, याद रखिएगा। 3-4 बार देखेंगे तो याद हो ही जाएगा। जलीय फर्न जिसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है वह है एजोला। देखिए सारे यूट्यूब पर ना दोस्तों एक ही बार बोलता है कोई भी चीज़, करेंट अफेयर हो चाहे कोई भी, लेकिन हम 2 बार 3 बार 4 बार बोलते हैं। यही फ़र्क है सारे यूट्यूबर में और मेरे में। बाद बाकी आपकी इच्छा, जो अच्छा लगे वहां से पढ़िए। जलीय फर्न जिसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है वह है एजोला। जलीय फर्न जिसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है वह है एजोला। और एजोला टेरिडोफाइटा प्लांट है, टेरिडोफाइटा प्लांट है। निम्नलिखित में किस जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है? निम्नलिखित में किसको जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त करते हैं? तो एजोला को जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग करते हैं। एजोला को दोस्तों जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग करते हैं। चलिए 94 नंबर। पुनर्जीवन का गुण होने के कारण निम्नलिखित में से किसे मेजों पर सजावट के लिए रखते हैं? पुनर्जीवन का गुण होने के कारण निम्नलिखित में से किसे मेजों पर सजावट के लिए रखते हैं? तो ये हो जाएगा सिलेजीनेला। सिलेजीनेला और सिलेजीनेला और सिलेजीनेला क्या है? टेरिडोफाइटा है। ठीक है, तो सिलेजी लेना हो जाएगा, टेरिडोफाइटा है एक तरह से। ठीक है। निम्नलिखित में से किसके बीजाणु दवा के रूप में प्रयोग किया जाता है? लाइकोपोडियम। और लाइकोपोडियम भी टेरिडोफाइटा है। निम्नलिखित में किसके बीजाणु दवा के रूप में प्रयोग किया जाता है? लाइकोपोडियम। तो दवा के किसके बीजाणु है जिसको दवा के रूप में प्रयोग करते हैं? लाइकोपोडियम हो जाएगा। और लाइकोपोडियम दोस्तों एक टेरिडोफाइटा है। चलिए 90 नंबर क्वेश्चन, 96 नंबर सॉरी। सबसे अधिक क्रोमोसोम किसमें पाया जाता है? तो टेरिडोफाइटा में, मतलब 630 जोड़ा। सबसे अधिक क्रोमोसोम किसमें पाया जाता है? टेरिडोफाइटा में, 630 जोड़ा। सबसे अधिक क्रोमोसोम किसमें पाया जाता है? टेरिडोफाइटा में, मतलब 630 जोड़ा। आगे चलिए 97 नंबर। कहता है कि डैश बीज रहित संवहनी पौधा होते हैं जो स्वतंत्र गैमिटोफाइटा तथा स्पोरोफाइटा चरणों के साथ एक अद्वितीय जीवन चक्र साझा करते हैं, जिनकी संवहनी पौधे सहित आमतौर पर समान विशेषताओं के कारण एक साथ चर्चा की जाती है, वह है टेरिडोफाइटा। डैश बीज रहित संवहनी पौधा होते हैं जो स्वतंत्र गैमिटोफाइटा तथा स्पोरोफाइटा चरणों के साथ एक अद्वितीय जीवन चक्र साझा करते हैं, जिनकी संवहनी पौधा सहित आमतौर पर समान विशेषताओं के कारण एक साथ चर्चा किया जाता है, वह है टेरिडोफाइटा। ठीक है, वो टेरिडोफाइटा हो जाएगा। चलिए 98 नंबर क्वेश्चन। पौधा के वर्गीकरण के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? पौधा के वर्गीकरण के बारे में कौन सा कथन सही है? पौधा के वर्गीकरण के बारे में कौन सा कथन सही है दोस्तों? तो कहता है कि ब्रायोफाइटा, अच्छा सही है, कह रहा है कौन सही है? तो ब्रायोफाइटा में संवहन तंत्र नहीं पाया जाता है। ये बात बिल्कुल सही है कि ब्रायोफाइटा में संवहन तंत्र नहीं पाया जाता है, यही सही है। दूसरा फ्यूनेरिया जो है ना, एक बूढ़ा सवाल है, ये भी याद रखिएगा। 99 नंबर क्वेश्चन। कहता है कि सिलेजिनैला होता है टेरिडोफाइटा। सिलेजिनैला होता है टेरिडोफाइटा। सिलेजिनैला होता है टेरिडोफाइटा। सिलेजिनैला होता है टेरिडोफाइटा।
किस वर्ग के पौधा में बीज बनते हैं परंतु बीज नग्न रूप में पौधा पर लगे रहते हैं, तो वह जिम्नोस्पर्म हो जाएगा। किस वर्ग के पौधा में बीज बनते हैं परंतु बीज नग्न रूप में किस वर्ग के पौधा में बीज बनता है परंतु बीज नग्न रूप से पौधा पर लगा रहता है, वो जिम्नोस्पर्म हो जाएगा। ठीक है, तो कहता है किस वर्ग के पौधा में बीज बनते हैं परंतु बीज नग्न रूप में पौधा पर लगे रहते हैं, वो आपका जिम्नोस्पर्म हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन चुनना है। जिम्नोस्पर्म पौधा के बीजों के बाहर फल का कोई भी आवरण नहीं होता है। जिम्नोस्पर्म पौधा के बीजों के बाहर जिम्नोस्पर्म पौधा के बीज के बाहर फल का कोई भी आवरण नहीं होता है, ये बात सही है। अच्छा, जिम्नोस्पर्म पौधा में फूल का अभाव होता है। जिम्नोस्पर्म जो दोस्तों पौधा है ना, उसमें फूल का अभाव होता है, इसको याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। संसार का सबसे लंबा पौधा दोस्तों, संसार का सबसे लंबा पौधा किससे संबंधित है, तो जिम्नोस्पर्म से। संसार का सबसे लंबा पौधा दोस्तों जिम्नोस्पर्म से संबंधित है। ठीक है, जिसमें सिकोया साइकस ये सब आता है। तो आपने क्या देखा कि संसार का सबसे लंबा पौधा जिम्नोस्पर्म हो जाएगा, जिसमें सिकोया साइकस है। सबसे ऊंचा वृक्ष ज्वाइंट रेडवुड सिकोया किस वर्ग के पौधा है, तो जिम्नोस्पर्म। सबसे ऊंचा वृक्ष ज्वाइंट रेडवुड सिकोया सबसे ऊंचा वृक्ष ज्वाइंट रेडवुड सिकोया किस वर्ग का पौधा है, जिम्नोस्पर्म का। जिम्नोस्पर्म, आगे बढ़ते हैं। कहते हैं कि जिम्नोस्पर्म वर्ग के पौधा परागकण सामान्यतः किसके द्वारा होता है, वायु द्वारा। माने जिम्नोस्पर्म के पौधा में जो परागन होता है ना, वो वायु द्वारा होता है। जिम्नोस्पर्म वर्ग के पौधा में जो परागन होता है दोस्तों, वो वायु द्वारा होता है। और ट्रैकियोफाइटा में जाइलम फ्लोएम के द्वारा होता है। कहता है कि फाइलम ट्रैकियोफाइटा में कौन शामिल नहीं है, तो इसमें थैलोफाइटा शामिल नहीं है। लेकिन दोस्तों जो फाइलम ट्रैकियोफाइटा है ना, फाइलम ट्रैकियोफाइटा, इसमें टेरिडोफाइटा शामिल है, जिम्नोस्पर्म शामिल है, एंजियोस्पर्म शामिल है, लेकिन थैलोफाइटा शामिल नहीं है। और फाइलम ट्रैकियोफाइटा जो है ना, जाइलम फ्लोएम होता है, जाइलम और फ्लोएम होता है। ठीक है, फाइलम ट्रैकियोफाइटा मतलब जाइलम फ्लोएम, फाइलम ट्रैकियोफाइटा का मतलब दोस्तों जाइलम फ्लोएम होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सही कथन चुनना है। कहता है कि साइकस साइकस के पौधे में क्लोराइड जड़ पाया जाता है। साइकस के पौधों में दोस्तों कोरोलॉइड कोरोलॉइड जड़ पाया जाता है। साइकस के पौधा में कोरोलॉइड जड़ पाया जाता है, बात बिल्कुल सही है। और पाइनस के पौधा में माइकोराइजल जड़ पाया जाता है, ये बात भी सही है। तो साइकस के पौधा में कोरोलाइड, साइकस के पौधा दोस्तों यहाँ पे गलत दिया था, तो हो जाएगा साइकस के पौधा में कोरोलॉइड जड़ पाया जाता है। लेकिन दोस्तों पाइनस के पौधा में माइकोराइजा जड़ पाया जाता है। जिम्नोस्पर्म का मेवा किसको कहते हैं, चिलगोजा को। जिम्नोस्पर्म का मेवा चिलगोजा को कहते हैं। जिम्नोस्पर्म का मेवा चिलगोजा को कहते हैं। चिलगोजा किससे प्राप्त होता है, पाइनस से। चिलगोजा किससे प्राप्त होता है, पाइनस से। चिलगोजा दोस्तों पाइनस से प्राप्त होता है, इसको याद रखिएगा। आगे चलते हैं। अगला है, यहाँ पे कुछ नोट्स है, इसको देखिए क्या कहता है नोट्स, ध्यान देंगे। कहता है कि टेरिडोफाइटा में ऑफियोग्लोमस ऑफियोग्लोमस अच्छा, टेरिडोफाइटा में ऑफियोग्लोसम पौधा में टेरिडोफाइटा में ऑफियोग्लोसम पौधा में 630 जोड़ा क्रोमोसोम पाया जाता है। टेरिडोफाइटा के ऑफियोग्लोसम पौधा में टेरिडोफाइटा के ऑफियोग्लोसम ग्लोसम पौधा में 630 जोड़ा क्रोमोसोम पाया जाता है, ये बात याद रखिएगा। नॉस्टॉक एनाविना दोनों ही नीलहरी शैवाल है। नॉस्टॉक और एनाविना दोस्तों दोनों का दोनों नीलहरी शैवाल है। चलिए साबूदाना के बारे में एक 16 नंबर क्वेश्चन। साबूदाना मतलब सागो किससे बनाया जाता है, तो साइकस से। साबूदाना किससे बनता है, साइकस से बनता है। साइकस नामक पौधा है, उसी से साइकस बनता है। ठीक है, साइकस से साबूदाना बनता है। निम्नलिखित में कौन जिम्नोस्पर्म पौधा है, तो चीड़। चीड़ जो है ना दोस्तों जिम्नोस्पर्म पौधा है। चीड़ जो है जिम्नोस्पर्म पौधा है, लेकिन फर्न जो है वो टेरिडोफाइटा है।
आम क्या है, एंजियोस्पर्म है, और मॉस जो है ये ब्रायोफाइटा है। ठीक है, तो छोड़िए, आपको इतना याद रखना है दोस्तों कि जिम्नोस्पर्म पौधा चीर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन एक जीवित जीवाश्म है? तो साइकस। साइकस दोस्तों जीवित जीवाश्म है। साइकस एक जीवित जीवाश्म है। साइकस क्या है? जीवित जीवाश्म है। अगला है सबसे बड़ा बीजांड साइकस है। सबसे बड़ा बीजांड साइकस है। सबसे बड़ा बीजांड साइकस है। अगला है कि जिम्नोस्पर्म को सामान्यतः डैश बीजधारी कहा जाता है क्योंकि इसमें पुष्प का अभाव होता है तथा इसके बीजों का विकास किसी विशिष्ट जनन अंग में नहीं होता है, बल्कि ये पादप की जनन संरचनाओं की सतह पर ही विकसित होते हैं। तो इसका आंसर नग्न होगा। देखिए कहता है कि जिम्नोस्पर्म को सामान्यतः यहाँ पे नग्न हो जाएगा। जिम्नोस्पर्म को सामान्यतः नग्न बीजधारी कहा जाता है क्योंकि इसमें पुष्प का अभाव होता है तथा इसके बीजों का विकास किसी विशिष्ट जनन अंग में नहीं होता है, बल्कि वे पादप की जनन संरचनाओं की सतह पर ही विकसित दोस्तों होता है। इसको याद रखिएगा। अब कहता है कि दम्मा एवं खांसी की रोगों के काम आने वाला औषधि, समझिएगा, दम्मा और खांसी के रोगों में काम आने वाला दवाई इफेड्रीन इफेड्रीन किस जिम्नोस्पर्म पौधा से प्राप्त होता है? तो इफेड्रा से। ठीक है, कहता है कि दम्मा तथा खांसी के रोगों में काम आने वाला जो दवाई है वो इफेड्रीन इफेड्रीन वह कौन सा जिम्नोस्पर्म पौधा से प्राप्त होता है? तो इफेड्रा। इफेड्रा से इफेड्रीन प्राप्त होता है। ठीक है, दमा और खांसी में काम आता है इफेड्रा। इफेड्रा हो जाएगा। ठीक है, इफेड्रा से इफेड्रीन प्राप्त होता है। जिम्नोस्पर्म को नग्नबीजी कहा जाता है क्योंकि इसमें अनुपस्थित रहता है बीज चोल। जिम्नोस्पर्म को नग्नबीजी कहा जाता है। जिम्नोस्पर्म को नग्नबीजी कहा जाता है क्योंकि इसमें अनुपस्थित रहता है बीज चोल। ठीक है, इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। कहते हैं कि साइकस के क्लोराइड जड़ में पाया जाता है। साइकस का क्लोराइड साइकस के क्लोराइड जड़ में क्या पाया जाता है? एना बिना तथा नॉस्टॉक। एना बिना तथा नॉस्टॉक पाया जाता है। ठीक है, और ये नील हरी शैवाल है। ठीक है, एना बिना तथा नॉस्टॉक क्या है? एक नील हरी शैवाल है। इसको भी याद रखिएगा। तो साइकस के क्लोराइड जड़ में, माफी चाहते हैं, साइकस के क्लोराइड जड़ में दोस्तों पाया जाता है एनाबिना तथा नॉस्टॉक। ये नील हरी शैवाल है। अच्छा, निम्न में किस टेरिडोफाइटा पौधा में, समझिएगा यहाँ टेरिडोफाइटा लिखा हुआ है, निम्न में से किस टेरिडोफाइटा पौधा में हेट्रोस्पोरी हेट्रोस्पोरी तथा लिगु लिगुलेट पत्ती पाई जाती है? सिलेजिलेना। सिलेजिलेना में कहता है कि निम्न में किस टेरिडोफाइटा पौधा में हिटोरोस्पोरी तथा लिगुटेन पत्तियां पाई जाती है? सिलेजिलेना में। पादप जगत का सबसे बड़ा समूह कौन है? एंजियोस्पर्म। पादप जगत का सबसे बड़ा समूह एंजियोस्पर्म है। पादप जगत का सबसे बड़ा समूह दोस्तों एंजियोस्पर्म है। अगला है कि निम्नलिखित कथन पर विचार करना है, सही को चुनना है। तो कहता है कि जिम्नोस्पर्म पौधा के बीज के बाहर फल का कोई भी आवरण नहीं होता है। ये बात दोस्तों सही है। अच्छा, एंजियोस्पर्म बीज हमेशा फल के भीतर पाए जाते हैं। ये भी सही है। जिम्नोस्पर्म बाहर की तरफ उसका फल रहता है, कोई आवरण नहीं होता है, लेकिन एंजियोस्पर्म के बीज हमेशा फल के भीतर पाए जाते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा। चलिए 120 नंबर। मनुष्य के अधिकांश आवश्यकता मनुष्य की अधिकांश आवश्यकता जैसे अनाज, फल, सब्जी आदि पूर्ति किस वर्ग के पौधा द्वारा होता है? तो एंजियोस्पर्म। दोस्तों जिम्नोस्पर्म तो नंगा होता है ना, इसीलिए। तो मनुष्य की अधिकांश आवश्यकता जैसे अनाज, फल, सब्जी आदि की पूर्ति के लिए किस वर्ग के पौधों की आवश्यकता होती है? तो वो हो जाएगा एंजियोस्पर्म। एक बीजपत्री पौधा के पत्तियों में किस प्रकार का सीरा विन्यास पाया जाता है? तो समानांतर। एक बीजपत्री पौधा के पत्तियों में किस प्रकार का सीरा विन्यास पाया जाता है? तो समानांतर। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा गुण द्विबीजपत्री का एक गुण नहीं है? तो रेशेदार जड़। देखिए, जो एक द्विबीजपत्री पौधा होता है ना, उसमें जालीदार सिरा रचना रहता है, दो बीज पत्र होता है, मुख्य जड़ होता है, लेकिन रेशेदार जड़ दोस्तों नहीं होता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। द्विबीजपत्री पौधा के बारे में कहता है तो उसमें जालीदार सिरा रचना रहता है, दो बीज पत्र रहता है, मुख्य जड़ भी रहता है, लेकिन रेशेदार जड़ नहीं पाया जाता है। निम्नलिखित में विचार करना है, कौन एक बीजपत्री पौधा है? ठीक है, तो दोस्तों केला और नारियल एक बीजपत्री पौधा है। केला और नारियल दोस्तों एक बीजपत्री पौधा है, लेकिन धनिया दो बीजपत्री पौधा है। केला और नारियल एक बीजपत्री पौधा है, लेकिन धनिया दो बीजपत्री है। तो केला और नारियल एक बीजपत्री और धनिया दोस्तों दो बीजपत्री होता है। कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? ये कौन सा बात हो गया? मतलब एक बीजपत्री पौधा, तो ये तो क्वेश्चन ही गलत लग रहा है हमको। कहता यहाँ पे कहता है दोस्तों 124 की कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? मतलब एक तरह से देखा जाए तो एक बीजपत्री है, ये क्वेश्चन ये है, कह रहा है क्वेश्चन गलत था ही यहाँ पे। कौन सा एक बीजपत्री है? तो बांस दोस्तों एक बीजपत्री है, लेकिन आम, बरगद, लीची यह द्विबीजपत्री है। दोस्तों बांस एक बीजपत्री है, बांस एक बीजपत्री है, लेकिन आम, लीची और बरगद दोस्तों द्विबीजपत्री है। आम, लीची, बरगद द्विबीजपत्री है, बांस एक बीजपत्री है। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है, माने कौन गलत है? आम का वैज्ञानिक नाम मेंजीफेरा इंडिका है। आम का वैज्ञानिक नाम दोस्तों मेंजीफेरा इंडिका है। गेहूं का वैज्ञानिक नाम ट्रिटिकम एस्टिवम है। गेहूं का वैज्ञानिक नाम ट्रिटिकम एस्टिवम है। गेहूं का वैज्ञानिक नाम ट्रिटिकम एस्टिवम है। मूंगफली का दोस्तों, मूंगफली का रासायनिक नाम इकैरिस हाइपोजिया है। इकैरिस हाइपोजिया है। ठीक है, तो कहते हैं मूंगफली का इकैरिस हाइपोजिया है। मूंगफली का इकैरिस हाइपोजिया है। मूंगफली का इकैरिस हाइपोजिया है। मूंगफली का इकैरिस हाइपोजिया है, यही सही था दोस्तों। और चाय का जो वैज्ञानिक नाम है थिया साइनेंसिक है। चाय का थिया साइनेंसिक है। एक बार फिर देखेंगे। आम का आपने देखा मेंजीफेरा इंडिका। गेहूं का ट्रिटिकम एस्टिवम, गेहूं का ट्रिटिकम एस्टिवम। मूंगफली का हो जाएगा एकैरिस हाइपोजिया। मूंगफली का एकैरिस हाइपोजिया। चाय का थिया साइनेंसिस, चाय का थिया साइनेंसिस हो जाएगा। 126 नंबर। बरगद का वैज्ञानिक या वानस्पतिक नाम है फाइकस बेंगालेंसिस। बरगद का वैज्ञानिक नाम है फाइकस बेंगालेंसिस। बरगद का वैज्ञानिक नाम है फाइकस बेंगालेंसिस। अच्छा, निम्नलिखित में कौन एक सही सुमेलित नहीं है, माने कौन गलत है? देखो जिया मेज जो है ना, मक्का का प्रजाति है। जिया मेज, अच्छा अच्छा, जिया मेज वैज्ञानिक नाम है मक्का का। अच्छा, जिया मेज मक्का का वैज्ञानिक नाम है, मतलब मक्का का वैज्ञानिक नाम जिया मेज है, एकदम सही है। धान या चावल का ओरिजा सटाइवा है, सही है। धान या चावल का ओराइजा सटाइवा है, एकदम सही है। धान या चावल का, देखिए मक्का का क्या देखिए आपने, जिया मेज है वैज्ञानिक नाम। मक्का का वैज्ञानिक नाम जिया मेज, धान या चावल का ओराइजा सटाइवा। एक साथ ही साथ आप देखेंगे यहाँ पे कि ज्वार का जो वैज्ञानिक नाम है ना दोस्तों, ई वाला नहीं है। ज्वार का पहले देखिए, ज्वार का वैज्ञानिक नाम सोर्धम वोल्गीसर है, वोल्गीसर है। ज्वार का हो जाएगा सोर्धम वोल्गीसर। ज्वार का सोर्धम वोल्गीसर, ज्वार का सोर्धम वोल्गीसर। और दोस्तों जौ का यहाँ पे हो जाएगा होर्डियम वुल्गियर, वुल्गियर। होर्डियम वुल्गियर जौ का है। जौ का होर्डियम वुल्गियर 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 है। ज्वार का क्या देखे, सोर्धम वोल्गियर। ज्वार का सोर्धम वोल्गियर, ठीक है। और गेहूं का ट्विटिकम एस्टिवम है, ये तो आप जानते हैं। गेहूं का दोस्तों ट्विटिकम एस्टिवम हो जाएगा।
कपास के पौधा का वंशीय नाम क्या है? गैसिपिया, गॉसिपिया। कपास के पौधा का वंशीय नाम गॉसिपिया है। कपास के पौधा का वंशीय नाम दोस्तों गॉसिपिया है। सूरजमुखी का वनस्पतिक नाम क्या है? हेलियंथस एनुअस। हेलियंथस एनुअस। हेलियंथस एनुअस सूरजमुखी का हेलियंथस एनुअस। हेलियंथस एनुअस सूरजमुखी का हेलियंथस अनुअस। सूरजमुखी का हेलियंथस अनुअस हो जाएगा। सूरजमुखी का हेलियंथस एनुअस हो जाएगा। अच्छा, सरसों का क्या हो जाएगा? ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिक। ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिक्स। सरसों का ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस। सरसों का ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस। सरसों का ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस। सरसों का ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस। और दोस्तों सूरजमुखी का हेलियंथस एनु एनुअस। अच्छा, बैगन का वनस्पतिक नाम क्या हो जाएगा? सोलेमन मेलांजिना। बैगन का हो जाएगा सोलेनम मेलांजिना। मेलांजिना सोलेनम मेलांजिना। सोलेनम मेलांजिना बैगन का है। सोलेनम मेलांजिना बैगन का है। लेकिन सोलेनम ट्यूबेरोसस, सोलेनम ट्यूबेरोसस दोस्तों ये आपका आलू का हो जाएगा। सोलेनम ट्यूबेरोसस आलू का। सोलेनम ट्यूबेरोसम आलू का हो जाएगा, लेकिन सोलेनम मेलांजिना ये बैगन का हो जाएगा। ठीक है। अनाज वाले पौधे किस कुल के संबंधित है? ग्रेमिनी। अनाज वाला पौधा किस कुल से है? ग्रेमिनी से। अनाज वाला पौधा ग्रेमिनी से संबंधित है। अनाज वाला पौधा दोस्तों ग्रेमिनी से संबंधित है, इसको याद रखिएगा। दलहन वाली फसल किस कुल से संबंधित है? गेलियोमिनोसी। दलहन वाली फसल किससे संबंधित है? लेग्यूमिनेसी। दलहन वाली फसल किस कुल से संबंधित है? लेग्यूमिनोसी। दलहन वाली फसल किस कुल से संबंधित है? लेग्यूमिनोसी। दलहन वाली फसल लेग्यूमिनेसी। आगे चलते हैं। तेल बीज वाले फसल किस कुल से है? क्रूसीफेरा। क्रूसीफेरी। तेल बीज वाले तेज बीज वाले फसल तेल बीज वाले फसल किस कुल से है? तो याद है क्रूसीफेरी। तेल का जो बीज, जिस बीज से तेल निकलता है ना, वो सारा का सारा किस कुल से है? तो क्रूसीफेरी से है। सबसे बड़ा कुल कौन सा है? कंपोजिटी। कंपोजिटी। सबसे बड़ा कुल कौन है? कंपोजिटी। सबसे बड़ा कुल कौन है? कंपोजिटी। सबसे बड़ा कुल है कंपोजिटी। सबसे बड़ा कुल कंपोजिटी। सबसे बड़ा कुल कंपोजिटी। निम्नलिखित में कौन सा एक पौधा सोलेनेमन कुल का है? कपा अच्छा अच्छा, देखिएगा क्वेश्चन यहाँ पे आधा नहीं पढ़ना है। कहते हैं कौन सा पौधा सोलेनेमन कुल का नहीं है? तो कपास हो जाएगा। कौन सा पौधा सोलेनेसी कुल का? कौन सा पौधा सोलेनेसी कुल का नहीं है? तो वह कपास हो जाएगा। कपास दोस्तों मालवेसी कुल का है, सोलेनेसी कुल का नहीं है। कपास मालवेसी कुल का है। कपास मालवेसी कुल का है। कपास मालवेसी कुल का है। लेकिन दोस्तों आलू, बैगन और बेलाडोना ये सोलेनेसी कुल का है। आलू, बैगन और बेलाडोना सोलेनेसी कुल का है। आलू, बैगन, बेलाडोना सोलेनेसी कुल का है, लेकिन कपास मालवेसी कुल का है। कपास किस कुल से संबंधित है? मालवेसी। कपास किस किस कुल से संबंधित है? मालवेसी। कपास के रेशे होते हैं बीजों के अधिचर्म रोम। कपास का रेशा होता है बीजों के अधिचर्म रोम। कपास का रेशा होता है बीजों का अधिचर्म रोम। निम्न में से कौन पौधा के तने के उत्पाद नहीं है? कपास पौधा के तने का उत्पाद नहीं है। कपास, इसको याद रखिएगा। पटसन है, जूट है, सन है। क्या हमारा नंबर था? 138। 139 देखिए। कहता है कि एट्रोपा बेलाडोना के किस भाग से बेलाडोना औषधि प्राप्त होता है? पत्ती से। एट्रोपा बेलाडोना के किस भाग से बेलाडोना औषधि प्राप्त होता है? पत्ती से। एट्रोपा बेलाडोना के किस भाग से एट्रोपा बेलाडोना के किस भाग से बेलाडोना औषधि प्राप्त की जाती है? वो पत्ती से। एट्रोपा बेलाडोना के किस भाग से बेलाडोना औषधि प्राप्त की जाती है? पत्ती से। अच्छा, एफेड्रा पौधा का कौन सा भाग एफेड्रीन और औषधि उत्पन्न करता है? वो तना है। एफेरा पौधा का कौन सा भाग एफेरा पौधा का कौन सा भाग एफेड्रीन औषधि उत्पन्न करता है? वो तना हो जाएगा। एफेरा पौधा का कौन सा भाग एफेड्रीन औषधि उत्पन्न करता है? तो तना। 141 है दोस्तों। सामान्य
प्रयोगों में आने वाला मसाला लौंग कहाँ से प्राप्त होता है? तो फूल की कली से। ठीक है, फूल की कली से लौंग मिलता है। तारपीन का तेल प्राप्त होता है चीड़ से। तारपीन का तेल प्राप्त होता है चीड़ से। तारपीन का तेल दोस्तों चीड़ से प्राप्त होता है। उच्च रक्तदाब रोकने में उपयोगी औषधि रेस्पिन। रेस्पिन औषधि प्राप्त होती है राउवुल्फिया राउवुल्फिया जाति से। राउवुल्फिया जाति से। कहता है कि उच्च रक्तदाब रोकने में उपयोगी औषधि रेस्पि रेस रेसरपिन औषधि प्राप्त होती है। रेसरपिन औषधि प्राप्त होती है राउवुल्फिया जाति से। मलेरिया उपचार में काम आने वाला कुनैन सिनकोना पादप की छाल से प्राप्त होता है। सिनकोना के छाल से। ठीक है, चलिए, फूल गोभी के पौधे में कौन सा भाग खाया जाता है? पुष्पक्रम। फूल गोभी का हम लोग पुष्पक्रम खाते हैं। फूल गोभी का हम लोग पुष्पक्रम खाते हैं। ठीक है, पौधा के किस भाग से कॉफी प्राप्त होता है? तो बीज से। पौधा के दोस्तों बीज से कॉफी प्राप्त होता है। कॉफी पाउडर के साथ मिलाया जाने वाला चिकोरी चूर्ण प्राप्त होता है जड़ से। कॉफी पाउडर के साथ मिलाया जाने वाला चिकोरी चूर्ण प्राप्त होता है जड़ से। कॉफी पाउडर के साथ मिलाया जाने वाला चिकोरी चूर्ण वो जड़ से होता है, लेकिन कॉफी वो आपका बीज से बनता है। ठीक है, भोजपत्र उत्पन्न होता है बेतुला की छाल से। भोजपत्र उत्पन्न होता है बेतुला की छाल से। भोजपत्र उत्पन्न होता है बेतुला की छाल से। बेतुला की छाल से। ठीक है, 148 हो गया। 149 देखेंगे। केसर मसाला प्राप्त किया जाता है क्रोक्स के वर्तिका व वर्तिकाग्र से। केसर मसाला प्राप्त किया जाता है क्रोक्स के वर्तिका व वर्तिकाग्र से। केसर मसाला प्राप्त किया जाता है क्रोक्स के वर्तिका व वर्तिकाग्र से। केसर मसाला प्राप्त किया जाता है क्रोसर के वर्तिका व वर्तिकाग्र से। जैव ईंधन किसके बीज से प्राप्त होता है? जेट्रोफा से। जेट्रोफा से, मक्का से या सोयाबीन से। जैव ईंधन दोस्तों जेट्रोफा से भी प्राप्त होता है, मक्का से भी और सोयाबीन से भी। जैव ईंधन दोस्तों प्राप्त होता है जेट्रोफा से भी, मक्का से भी, सोयाबीन से भी। जैव ईंधन प्राप्त होता है जेट्रोफा से भी, मक्का से भी, सोयाबीन से भी। जैव ईंधन प्राप्त होता है जेट्रोफा से भी, मक्का से भी, सोयाबीन से भी। ठीक है, अच्छा, हींग प्राप्त किया जाता है दोस्तों। हींग प्राप्त किया जाता है जड़ के निष्कर्षण से। हींग प्राप्त होता है जड़ों के निष्कर्षण से। हींग प्राप्त होता है जड़ों के निष्कर्षण से। निम्नलिखित में कौन सा पौधा से प्राप्त किया जाता है हींग? पौधा से प्राप्त किया जाता है हींग। ठीक है, शिलाजीत इसे पौधा से नहीं प्राप्त किया जाता, लेकिन हींग जो है ना वो पौधा से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, 153 नंबर। गाजर का रंग किसकी मौजूदगी के कारण लाल होता है? कैरोटीन। गाजर का रंग किसकी मौजूदगी के कारण लाल होता है? कैरोटीन। गाजर का रंग किसकी मौजूदगी के कारण लाल अच्छा, पपीते का पीला रंग कैरिका जैंथिन। पपीता का पीला रंग कैरिका जैंथिन। पपीता का पीला रंग कैरिका जैंथिन। पपीता का पीला रंग कैरिका जैंथिन। अच्छा, 155 देखिए। मिर्च का तीक्ष्णता का कारण होता है। मिर्च की तीक्ष्णता का कारण होता है कैप्साइसिन। कैप्साइसिन की उपस्थिति। कैप्साइसिन की उपस्थिति। कैप्साइसिन की उपस्थिति मिर्च की तीक्ष्णता के कारण होता है। मिर्च की तीक्ष्णता का कारण होता है कैप्साइसिन की उपस्थिति। अफीम प्राप्त होता है दोस्तों बिना पके फल के लैटेक्स से। ठीक है, पोस्ता के पौधा से होता है, तो अफीम प्राप्त होता है बिना पके फल के लैटेक्स से। ठीक है, अगला है हसीस। हसीस पौधा के किस भाग से प्राप्त की जाती है? हसीस पौधा के किस भाग से प्राप्त किया जाता है? तो तना तथा नर पुष्पक्रम के निस्रवन से। हसीस पौधा के किस भाग से प्राप्त किया जाता है? तो तना तथा नर पुष्पक्रम के निस्रावन से। हसीस पौधा के किस भाग से प्राप्त किया जाता है? तना तथा नर पुष्पक्रम के निस्रावन से। मॉर्फिन निकाला जाता है पेपवर सोमनीफेरम से। मॉर्फिन निकाला जाता है पेपवर सोमनीफेरम से। मॉर्फिन निकाला जाता है पेपवर सोमनीफेरम से। दोस्तों पोस्ता का वैज्ञानिक नाम है पेपवर सोमनीफेरम। देखिए, सबसे पहले मॉर्फिन कहाँ से निकलता है? तो पेपवर माने पोस्ता
से, मैंने पेपवर सोमनीफेरम से। मॉर्फिन दोस्तों देखा जाए तो पोस्ता से निकलता है, लेकिन पोस्ता का ही वैज्ञानिक नाम है पेपवर सोमनीफेरम, पेपवर सोमनीफेरम, पेपवर सोमनीफेरम, वहीं से मॉर्फिन निकलता है। अगला है, तंबाकू की पत्ती में होता है निकोटीन, तंबाकू की पत्ती में निकोटीन होता है। मटर का पौधा शाक है। सबसे लंबा जीवित वृक्ष यू सबसे लंबा जीवित वृक्ष दोस्तों, एक सेकेंड, कहता है यहाँ पे कि आदित्य जी का सबसे लंबा वृक्ष, अच्छा अच्छा, कहता है दोस्तों कि सबसे लंबा जीवित वृक्ष तो सिकुआ हो जाएगा। सबसे बड़ा, सबसे लंबा जीवित वृक्ष सिकुआ, सबसे लंबा जीवित वृक्ष कहेगा ना, सबसे लंबा जीवित वृक्ष तो वो सिकुआ हो जाएगा। लेकिन आवर्त बीजी का सबसे लंबा वृक्ष दोस्तों वो यूकेलिप्टस हो जाएगा। आवर्त बीजी का सबसे लंबा वृक्ष यूकेलिप्टस हो जाएगा। आवर्त बीजी का सबसे लंबा वृक्ष यूकेलिप्टस। सबसे छोटा पुष्पी पादप दोस्तों वुल्फिया है, ठीक है। सबसे छोटा पुष्पी पादप वुल्फिया हो जाएगा। जलीय पौधा है जो वुल्फिया है ना, जलीय पौधा है जो माइक्रोस्कोप से दिखाई देता है। बाप रे बाप दोस्तों, ये माइक्रोस्कोप से दिखाई देता है, इतना छोटा होता है। तो वुल्फिया ना सबसे छोटा पुष्पी पादप है, क्योंकि हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते, इसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप होना जरूरी है। 163 है, कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा एक मानव निर्मित धान्य है? ट्रिटिकेल। मानव निर्मित धान है ट्रिटिकेल, मानव निर्मित धान ट्रिटिकेल हो जाएगा। किस पादप को शाकीय पादप का डॉक्टर कहते हैं? तुलसी को। किस पादप को शाकीय भारतीय डॉक्टर कहते हैं? शाकीय भारतीय डॉक्टर तुलसी को। बांस में किसमें वर्गीकृत किया जाता है? घास में। बांस को हम लोग घास ही मानते हैं। धनिया में उपयोगी अंश होता है पत्ते तथा सूखा फल। धनिया में उपयोगी अंश क्या है? पत्ता तथा सूखा फल। अच्छा, इस पेड़ की छाल मसाले के रूप में प्रयोग किया जाता है। इस पेड़ की छाल मसाला, दालचीनी। पत्ती के लाल नारंगी और पीला रंग, पत्ती के लाल नारंगी और पीला रंग किसके कारण होता है? कैरोटीनॉइड के कारण। पत्ती के लाल नारंगी और पीला रंग कैरोटीनॉइड के कारण होता है। पत्ती के लाल नारंगी और पीला रंग कैरोटीनॉइड के कारण होता है। पत्ती के लाल नारंगी और पीला रंग कैरोटीनॉइड के कारण होता है। पत्ती के लाल नारंगी और पीला रंग दोस्तों कैरोटीनॉइड के कारण होता है। गेहूं, जौ, नींबू, राई, नारंगी और बाजरा किससे संबंधित है? तीन पादप परिवार से। गेहूं, जौ, नींबू, राई, नारंगी और बाजरा। गेहूं, जौ, नींबू, राई, नारंगी और बाजरा, ये सारे के सारे तीन पादप परिवार से अलग अलग है, ठीक है। अच्छा, क्रिकेट के बने बल्ले बनाने के लिए किस पौधे की लकड़ी का प्रयोग करते हैं? विलो, ठीक है। विलो का उपयोग करते हैं। क्रिकेट का जो बल्ला है ना, बैट बनाने के लिए किस पौधे की लकड़ी का प्रयोग करते हैं? विलो का। और विलो जो है दोस्तों सैलिक्स परप्यूरिया, सैलिक्स परप्यूरिया विलो का शायद वैज्ञानिक नाम है। सैलिक्स परप्यूरिया, सैलिक्स परप्यूरिया विलो का ही वैज्ञानिक नाम हो सकता है। तो दोस्तों इतना और है, थोड़ा सा छोटा सा एक नोट से इसको देख लेते हैं। गेहूं, जौ, बाजरा ग्रैमनी कुल का है। गेहूं, जौ, बाजरा ग्रैमनी कुल का है। गेहूं, जौ, बाजरा ग्रैमनी कुल का है। नींबू, नारंगी रूटेसी कुल का है। नींबू, नारंगी रूटेसी कुल का है। राई और सरसों क्रूसेरी कुल का है, क्रूसेरी कुल का है। तो आप क्या देखें? गेहूं, जौ, बाजरा ग्रेमनी कुल का। गेहूं, जौ, बाजरा ग्रेमनी कुल का। गेहूं, जौ, बाजरा दोस्तों ग्रेमनी कुल का है। नींबू, नारंगी रूटेसी कुल का है। नींबू, नारंगी रूटेसी कुल का। नींबू, नारंगी रूटेसी कुल का। और राई सरसों कुसेरी कुल का पौधा है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं सेशन काफ़ी अच्छा लगा होगा, एंजॉय किए होंगे और याद हो गया होगा। एक से दो बार तीन बार और देखेंगे, आपको याद हो जाएगा। चलिए तब तक पढ़ाई करें अच्छे से, स्वस्थ रहे, अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद।